गुड इवनिंग गाइस। वेलकम है आपका एनके टू दी स्टडी में। आज हम मिक्स्ड जीके के बेहतरीन क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे। इसका फर्स्ट सीरीज आ चुका है, ये सेकंड सीरीज है। जिसमें फर्स्ट सीरीज में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, ये सेकंड सीरीज में हम 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। इन चारों में ऐसा कौन सा एक्ट है जो कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1895 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसका आंसर है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके थ्रू जो डायरेक्ट सिस्टम है उसको बंद किया गया था और उसको बंद करके सेंटर को पावर दिया गया था डायरेक्ट। इसमें 52 क्वेश्चन है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट्स डायरेक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो डायरेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू हुआ था और जिसे बंद किया गया था 1935 के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम 53 क्वेश्चन देखते हैं। The instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as a। तो ये बोल रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कंटेन था, उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इनमें से वो क्या है। पहला ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, इमरजेंसी प्रोविजन। तो इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो किस पर बेस्ड था। वो था आपका द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स। द फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट तो एक ही आया था, चार्टर एक्ट फर्स्ट और एंड इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट। इन चारों को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में मैनेज करना है। तो जो आपका फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो आया था 1773 में और पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपका 1784 में और चार्टर एक्ट आया था आपका 1793 में और इंडियन काउंसिल एक्ट आया था जो फर्स्ट वाला है वो आया था 1861 में। तो देखिए, जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके 11 साल बाद आया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट और उसके 9 साल बाद आया था आपका चार्टर एक्ट 1793। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मीन्स 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट अजंता केव वेर बिल्ट ड्यूरिंग हुज पीरियड। जो फर्स्ट अजंता केव था वो बनाया गया था किसके पीरियड में, वो था गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में फर्स्ट अजंता केव बना था। तो अब हम अजंता केव के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो टोटल जो अजंता केव में केव हैं, टोटल नंबर ऑफ केव्स वो है 29 और जो सारे 29 है वो बुद्धास के लिए हैं, मतलब जो बुद्धा जो रिलीजन है उसके लिए, उस पर बेस है सारे 29। उसमें जो 25 केव्स हैं वो विहार की तरह यूज़ होते हैं, विहार मीन्स रेसिडेंशियल, और जो 4 हैं
चैरिटी की तरह यूज़ होते हैं, मतलब प्रेयर। और अगर हम देखें एलोरा केव्स, तो जो एलोरा केव्स था उसको राष्ट्रकूट किंग ने बनवाया था। उनका नाम था कृष्णा वन। और उसमें आपके टोटल 100 केव हैं, बट जो जो ओपन हुआ है वो 34 ओपन हुए हैं कॉमन पीपल्स के लिए। मतलब नॉर्मल मतलब 34 ओपन है बस, ऐसा मान लीजिए। तो उसमें जो 1 से लेकर 12 तक है, 1 से लेकर 12 मतलब टोटल 12 जो केव हैं, 1 से लेकर 12 वो है बुद्धास के लिए। और एंड 13 से 29 मतलब टोटल 17 केव्स हैं वो हिंदू के लिए। एंड 30 to 34 टोटल 5 केव जो हैं वो हैं जैन के लिए। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो जनता में है जो आपका 30 केव, उसमें है 25 जो है आपका बिहार है, 4 है आपका प्रेयर हॉल। और अगर हम एलोरा में देखें तो वहाँ पे आपको मिलेगा 34 में जो है 12, 1 से 12 जो है वो है आपका बुद्धा के लिए। फिर 13 से है 29 हिंदूज के लिए। फिर 30 से 34 हैं जैन के लिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फाहेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फाहेंग ने इंडिया विजिट किया था किसके शासन के दौरान? तो वो थे चंद्रगुप्त टू। उनका नाम था चंद्रगुप्त टू। इन्हें विक्रमादित्य भी बोला जाता है। इनका निक नेम है विक्रमादित्य। इनके फादर का नाम था, जो इनके फादर थे वो थे समुद्रगुप्त। और जो चंद्रगुप्त का सन था हाँ, तो मैं बता रहा था, जो चंद्रगुप्त का सन था वो थे कुमार गुप्ता वन। और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी था वो ढूंढा था मतलब बनाया था उन्होंने। तो चंद्रगुप्त टू का निकनेम बता दिया मैंने आपको, विक्रमादित्य। और उनके सन थे कुमारगुप्ता वन, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी ढूंढा था। अगर हम एंशिएंट यूनिवर्सिटी का देखें तो उसमें एक और रहता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उसे जो बनाया गया था वो धर्मपाला के थ्रू बनाया गया था। धर्मपाला के थ्रू बनाया गया था। अगर हम इसमें अशोक के बारे में कुछ फैक्ट देख लें तो उसको हम बाद में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अशोक के बारे में कुछ फैक्ट है। द रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वेर बिल्ट बाई। तो ये पल्लवास के शासनकाल में बना था। जो रॉक कट टेम्पल है महाबलीपुरम में, वो बनाया गया था पल्लवास के थ्रू। पल्लवास के जो किंग थे नरसिम्हा वर्मन टू, उन्होंने इन्हें बनाया था। नरसिम्हा वर्मन टू ये किंग का नाम है। इन्होंने रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम में बनाया था। ये पल्लवास के किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में।
हु डिड द मैक्सिमम फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन फॉरेन लैंड्स? सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म का प्रचार किसने किया था? तो वो थे अशोक, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र पुत्री को बाहर भी भेजा था। जो उनके पुत्र थे महेंद्र और डॉटर थी संघमित्रा, इन्होंने उनको श्रीलंका भेजा था बुद्ध का वो करने के लिए, स्प्रिट करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो अशोक के बारे में हम यहाँ पे कुछ फैक्ट देखते हैं। तो जो अशोक थे ये थर्ड किंग थे। मैं कुछ फैक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको काम आएगा। ये जो अशोका थे ये थे मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य इनकी डायनेस्टी थी। इसमें फर्स्ट किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आए थे बिंदुसार, फिर इसके बाद आए थे अशोका। अशोका, इसमें एक ये भी पूछा जाता है कि जो अशोका का नाम था वो किसी किसी जो रॉक कट इन्होंने वो लिपि थी उसमें इनका नाम अलग अलग नाम में बोला गया। जैसे मास्की का जो लिपि है, अभिलेख है, मास्की का अभिलेख, उसमें इनके नाम को अशोका बोला गया, अशोका ही बोला गया है। और गुर्जर गुर्जर का जो अभिलेख है उनमें इन्हें प्रियदर्शनी देवा नाम प्रिया अशोका बोला गया था उसमें। और ये एक बात, अशोक ने अपने बहुत भाइयों को मारने के बाद ये अपनी गद्दी में बैठा था। उसमें अपने एक छोटे भाई को छोड़ दिया था, उसको नहीं मारा था। और जब ये गद्दी पे बैठ रहे थे तब ये अवंती के गवर्नर थे, अवंती के गवर्नर थे तब उस समय। और जो पुराण हैं उसमें अशोक को अशोकावर्धन बोला गया है, अशोकावर्धन। और अशोक के काल में एक और फाइट होता है जो 261 बीसी में होता है, कलिंगा वॉर। इस वॉर के बाद ही जो अशोक का मन था वो चेंज हो गया था और वो बौद्ध धर्म की तरफ चले गया था। तो जब वो बौद्ध धर्म की तरफ मतलब गया था तो उन्हें जो ज्ञान मिला था बौद्ध धर्म का वो उपगुप्ता ने दिया था। इसके बाद अशोक ने जो बराबर हिल्स हैं उसमें 4 केव्स का निर्माण किया था। 4 केव्स का जो निर्माण किया था वो बौद्ध के जो अनुयायी रहते हैं उनके लिए किया था। उसमें नाम था एक कर्ज, जो केव्स का नाम था, एक का नाम था चौपार, फिर सुदामा, और एक का नाम था आपका विश्वा। और अशोक के काल में एक और चीज हुआ था। जो मिस्र के किंग थे उनका नाम था फिलाडेल्फास। इन्होंने अपने राजदूत को
पाटलिपुत्र भेजा था। उनका उसका उसका नाम था, उस एम्बेसडर का नाम था, आपका TIANISIS, टेनेसियस करके था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। और इनके बारे में अगर इन्होंने बहुत सारा रॉक एडिक्ट भी था, इनके रॉक एडिक्ट भी इन्होंने लिखा था, और रॉक एडिक्ट थे, पिलर एडिक्ट थे। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1750 में, 1750 में पोद्रेटी फैंथलर ने रॉक एडिक्ट को सर्च किया था। इन्हें इसको डिकोड नहीं कर पाया था, बस उसने सर्च किया था कि अशोक ने ये रॉक एडिक्ट बनाए हैं। और जब इसका डिकोड हुआ था, वो हुआ था आपका 1837 में। जो एडिक्ट थे, जो जितने भी एडिक्ट थे, उसका डिकोड हुआ था 1837 में। किसके थ्रू किया गया था? जेम्स प्रिंसेस ने इसे डिकोड किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अशोक के बारे में। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब ये एग्जाम में आते हैं। वैदिक कल्चर वाज अ गिफ्ट ऑफ द, वैदिक कल्चर जो गिफ्ट थे वो थे किसके? आर्यंस के गिफ्ट थे। आर्यंस ने हमें दिए थे वैदिक कल्चर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? ये तो आपको पता होगा, ऋग्वेदा है जो ओल्डेस्ट है। समवेदा है म्यूजिक के लिए, यजुर्वेदा है सेक्रीफाइस के लिए, यज्ञ के लिए, अर्थवेदा है आपका वो मैजिक के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ हुज एम्पायर? हम्पी किसका कैपिटल था? यह था आपका विजयनगर का। विजयनगर का कैपिटल हम्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राना रिफर्स टू, ग्राना जो क्या होता है? ग्राना एक होता है आपका, ग्राना ये होता है स्टेक्स ऑफ थाइलॉइड्स। इसके बारे में बताता हूँ। ग्राना के बारे में, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं जो भी ग्रीन एलिमेंट है, तो ये क्या करते हैं? इनके पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो लाइट एनर्जी है वो आपका इनके फूड में चेंज होता है, पेड़ पौधों के। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमें बहुत सारे ग्रेना मिलते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रेना मिलते हैं। और ग्रेना जो रहता है, जो ग्रेना रहता है वो स्टेक्स ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, उसको कहला जाता है थैलाकोइड्स। मतलब जो ग्रेना आपका रहता है वो थैलाकोइड्स का बहुत सारे स्ट्रक्चर में बने होते हैं। मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो थैलाकोइड्स के झुंड को हम ग्रेना बोलते हैं। और जो ये थैलाकोइड्स रहते हैं, ये डिस्क टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं, जिसके अंदर जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। जिसके अंदर क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। किसका? फोटोसिंथेसिस का। तो आप समझ चुके होंगे। इसमें मैंने ये डेफिनेशन भी दे रखा है इसमें, आप देख लीजिएगा अच्छे से। वैसे मैंने अच्छे से समझा दिया है आप लोगों को। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेक ऑफ थैलाकोइड्स, ये है इसका आंसर। अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू, जो लाइट एनर्जी का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? वो होता है एक्टिवेट करना क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना ही इसका मेन काम होता है लाइट का। एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी के थ्रू से, हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें देखिए दो ऑप्शन बहुत मिल रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो दोनों बस फोटो का अंतर है। तो आपका आंसर होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, पहला ऑप्शन है इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी,
कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे टाइम, अकर मोर रैपिडली एट नाइट, इट कैन ऑल्सो अकर इन डार्कनेस। तो जो डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो प्लांट में होता है वो किसके थ्रू होता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया फोलेम, जाइलम, इपिडम, कैम्बियम। तो फोलेम के थ्रू जो ट्रांसफर होता है वो होता है मिनरल्स का और फूड्स का। जो प्लांट्स रहते हैं उसमें फोलेम के थ्रू मिनरल्स और प्लांट्स फूड का ट्रांसफर होता है। और इपिडम को तो हम बोलते हैं, ईपी मतलब हो गया आपका बाहर का पार्ट, और डम मतलब हो गया स्किन, मतलब जो बाहर की स्किन होती है उसको हम इपिडम बोलते हैं। और जाइलम, ये भी ट्री से रिलेटेड है। जाइलम जो करता है ये करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 68। क्वेश्चन नंबर 69, द अल्टीमेट कॉज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी इन अ ट्री इज। जो मेन, वैसे तो बहुत सारे मीजन है मगर जो मेन अल्टीमेट कॉज है वाटर के मूवमेंट का अगेंस्ट ग्रेविटी वो है ट्रांसपिरेशन। वो है आपका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के कारण जो मूवमेंट होता है वाटर का वो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें समझा दूंगा, मगर मैं भी हल्का सा बता देता हूँ। जो सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो सेलेक्टेड जो मेम्ब्रेन होता है। जो देखिए पहले मेम्ब्रेन समझते हैं। मेम्ब्रेन जो होता है वो दो सब्सटेंस को अलग करके रखता है। और अगर हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो दो सब्सटेंस को अलग करके रखा है वो सेलेक्टेड पार्ट को ही मिक्स होने देता है। ये हो जाता है आपका सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि प्रेजेंट नहीं रहता किसमें, प्लाज्मा लेमिना, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो ये आपका नहीं रहता है सेल वॉल में, बाकी ये तीनों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। तो गटेशन जो रहता है इसका मेन रीजन है ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस या रूट प्रेशर। तो ये है रूट प्रेशर। गटेशन जो रहता है ये आपने मॉर्निंग में देखा होगा, जो पत्ते रहते हैं उसमें हल्के हल्के बूंदे दिखाई देती है पानी की, तो वही होता है गटेशन। इसमें क्या होता है, इस गटेशन में, अब इसको गटेशन भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं या गुटेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एक्स्ट्रा वाटर रहता है, वो बाहर आ जाता है। एक्स्ट्रा वाटर हो गया या जो भी मिनरल्स हो गया, वो ट्री को अगर नहीं चाहिए तो वो क्या होता है, वो गटेशन के थ्रू बाहर आ जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है रूट प्रेशर। इसमें और अच्छे से देखना है तो हम इसके लिए और एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये जो आपका ये गटेशन है जो आपका अकर होता है, ये होता है ड्यूरिंग दी नाइट और अर्ली मॉर्निंग व्हेन देयर आर हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और लेस और नो ट्रांसपिरेशन अकर एट मोस्ट प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपका गटेशन होता है वो मॉर्निंग के समय होगा, अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट के समय होगा, जब स्टोमेटा आपका क्लोज रहता है उस समय ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट ये क्या करता है। तो ये है आपका ये करता है ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस, फोटोसिंथेसिस रेट को रिड्यूस, या प्लांट्स को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है रेस्पिरेशन। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट है। जो पेंट होता है आपका, पेंट में जो केमिकल डला रहता है जो उसे बचा के रखता है खराब होने से, वो होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। इसका यूज़ हम
इस ऑर्गो मर्क्यूरी कंपाउंड है। ये क्या है? और ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्रिजर्वेटिव एंड पेंट्स। और ये इन्फेक्टेंट की तरह भी इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करता है? आपका एंटी ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has no blood but respires? रिस्पायर्स मतलब ऐसा कौन सा है जिसके पास ब्लड नहीं है मगर वो सांस ले रहा है? रिस्पायर कर रहा है मतलब जो ऑक्सीजन है वो इनलेट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर कोई भी ब्लड नहीं होता बट वो रिस्पायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिफाइंड एज द लॉ ऑफ लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ लैंड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ लैंड। यहाँ से शायद अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें मैंने मिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी हिस्ट्री पढ़ा, इससे पहले हिस्ट्री पढ़े हम लोग, फिर अब कुछ साइंस के क्वेश्चन पढ़े, अब पढ़ रहे हैं पॉलिटी के। Which of the following has been considered supreme as a source of power? इसमें से कौन है जो सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? तो पॉलिटिकल जो पावर है इंडिया में उसका चीफ सोर्स क्या है? पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जो पॉलिटिकल पावर है इंडिया में वो है पीपल के पास, क्योंकि वो जितने भी पॉलिटिकल है वो इलेक्ट होके जाते हैं किसके थ्रू? पीपल के थ्रू। तो जो चीफ सोर्स होगा वो क्या होगा? पीपल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी ऑफ और सोवरेनिटी इन इंडिया? सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी एंड सोवरेनिटी इन इंडिया, तो वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लीगल अथॉरिटी, आपको जो लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है और सोवरेनिटी प्रोवाइड करता है इंडिया में वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अल्टीमेट सोवरेनिटी लाइज इन, जो अल्टीमेट सोवरेनिटी लाई करता है किसमें करता है? वो पीपल में करता है। ये वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन है, ये अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर बहुत कंफ्यूज कर देता है। जो अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन करे ऊपर, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो जो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ इजी क्वेश्चन हो गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट 4 सबको पता होगा 26 जनवरी 1950, इसलिए हम इस दिन रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, nominated by Indian National Congress, nominated by rulers of Indian state, elected by provincial assemblies. The member of Constituent Assembly जो थे Constituent Assembly उसमें इलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड बीन चेयर्ड बाय, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का था कॉन्स्टिट्यूट, वो चेयर किया गया था सरदार पटेल के थ्रू। इसमें हम और जो कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसमें हम और भी बहुत सारे कुछ देख लेते हैं। ये इसमें 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में आपके।
तो फर्स्ट है एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। इसके जो कमेटी के चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके थे जीवी मावलंकर। जो फंक्शन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उसके थे जीवी मावलंकर। कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल के थे वल्लभ भाई पटेल, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के थे राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट उसके थे अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। जो स्पेशल कमेटी बनी थी वो एग्जामिन करने के लिए ड्राफ्ट को, तो उसके थे कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रोविंशियल कमेटी के थे वल्लभ भाई पटेल, इसे अभी हमने पढ़ा। ड्राफ्टिंग कमेटी के थे B.R. अम्बेडकर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, स्पेशल एग्जामिन करने के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को वो थे कृष्ण स्वामी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के थे B.R. अम्बेडकर। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी उसके थे A.V. थक्कर, और फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट्स के थे J.B. कृपलानी। हाउस कमेटी के थे B. पट्टाभी सीतारमनिया। माइनॉरिटी के थे H.C. मुखर्जी, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एयर असम के थे गोपीनाथ बरदोली। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के थे K.M. मुंशी। स्टेट्स कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन पावर कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, खास करके SSC के एग्ज़ाम में वो बूढ़ी होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जैसे अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट देखें तो हम यूनियन पावर कमेटी का देख लेते हैं। इसके थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, और स्टेट कमेटी थे जवाहरलाल नेहरू। ये आप याद कर लीजिएगा। और ये माइनॉरिटी सब कमेटी है मुखर्जी जी, इसको याद कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट J.B. कृपलानी। ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर। और ये नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल फ्लैग के राजेंद्र प्रसाद थे, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के भी राजेंद्र प्रसाद थे। और वल्लभ भाई पटेल थे फंडामेंटल राइट्स के और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 84। बुद्धा डिनाउंस, बुद्धा ने किसे डिनाउंस किया था? तो वो था जैनिज्म, नेचर वॉरशिप, ह्यूमनिज्म या ब्रह्मनिज्म। तो उन्होंने ब्रह्मनिज्म को डिनाउंस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडर्ड म्यूजिकली? तो भी बताया था मैंने, जो म्यूजिक से रिलेटेड है वो है आपका समवेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द बैटल ऑफ कलिंगा फाउट? वो हुआ था आपका 540 AD, 263 BC, 71 AD, 262 BC। ये हुआ था आपका 261 BC। गलत लिखा है इसमें, 261 BC। जैसे कि मैंने अभी बताया भी आपको, अशोका के समय हुआ था। जब मैं उसके फैक्ट बता रहा था तब इसके बारे में बताया था। इसके बाद ही अशोका का मन चेंज हुआ था और वो बौद्ध धर्म की तरफ चला गया था। इसका आंसर है 261 BC। नेम द 4 वॉल्यूम बुक। एक मिनट, क्वेश्चन आ रहे हैं। नेम द 4 वॉल्यूम बुक रिटन बाय मैगस्थनी, द ग्रीक डिप्लोमेट गिविंग अकाउंट ऑफ इंडिया। जो मैगस्थनी ने बुक लिखा था उसका नाम है इंडिका। एंशिएंट इंडिया, ग्लिम्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, या ट्रेवल्स टू इंडिया। इसका नाम है इंडिका। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको पता हो गया ये क्वेश्चन का आंसर भी नॉर्मल हो गया। अच्छे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी को पता नहीं, एकदम अजीब से क्वेश्चन जो लगता नहीं ये पूछ सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एम्पायर अपना खड़ा किया था किसकी मदद से किया था? तो वो थे कौटिल्य। कौटिल्य की मदद से उन्होंने अपने एम्पायर खड़ा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस फिलोसफी इज कॉल्ड दी अद्वैता। तो ये हैं रामानुजाचार्य, नागार्जुन, वसुमित्र। ये हैं आपके शंकराचार्य। शंकराचार्य की जो फिलोसफी उनको कहा जाता था अद्वैता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जैन्स बिलीव दैट महावीरा वाज द लास्ट ऑफ देखो prophet monks teachers तो ये है तीर्थंकर। On the banks of which river did Alexander fight Porus? किस रिवर के किनारे अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ फाइट किया? तो वो है आपका झेलम रिवर। और झेलम रिवर को का एक और नाम है, उसका नाम है हाइडेपास। इसलिए इस फाइट को जो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हुआ था इसको हाइडेपास फाइट भी कहा जाता है। झेलम का एंशियन नेम बोल सकते हैं, उससे इनको ये इस रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता था झेलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ अटेन्ड हिज अलाइनमेंट एट। सिद्धार्थ ने को उनका जो अलाइनमेंट मिला था वो कहाँ मिला था? बोध गया में मिला था। इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। सारनाथ में तो कुशीनगर में इनका डेथ हुआ था, लंबोमनी में इनका बर्थ हुआ था, सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, जो फर्स्ट शिक्षा होती है दीक्षा, वो दिया था। Allahabad pillar inscription, originally erected by Ashoka, provides information about। जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोक के द्वारा इरेक्ट किया गया था, वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है आपका समुद्रगुप्ता के बारे में, समुद्रगुप्ता के काल के बारे में वो बताता है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज बिल्ट बाय। जो आयरन पिलर था मेहरौली का, इसे किसने बिल्ड किया था? नंदा, खिलजी, गुप्ताज या मौर्यास? तो इसे बिल्ड किया गया था गुप्ताज के थ्रू। हम आयरन पिलर का थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। जो आयरन पिलर है दिल्ली का, ये 23 फीट 8 इंच उसका हाइट है। मतलब ऐसा देखा जाए तो 7.2 मीटर, और जो उसका विड्थ है वो 16 इंच का, मतलब 40.64 सेंटीमीटर। 23 फीट हाइट, 23 फीट 8 इंच हाइट एंड 16 इंच उसका डायमीटर है, जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया था चंद्रगुप्त टू के द्वारा। चंद्रगुप्त टू ने इसे स्टिंग किया था, खड़ा किया था, और ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, दिल्ली में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट? जो पानीपत का फर्स्ट फाइट हुआ था, यह हुआ था आपका 1526 एडी में। नेम द कैपिटल ऑफ महाराज रंजीत सिंह। महाराज रंजीत सिंह का जो कैपिटल था वो था आपका लाहौर। लाहौर जो है महाराज रंजीत सिंह का कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालवंडी नाउ इन पाकिस्तान इज अ होली एसोसिएट विद। तालवंडी है वो किस होली प्लेस से एसोसिएट करता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन, गुरु नानक देव, गुरु रामदास? तो वो है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव से वो रिलेट करता है तालवंडी, वही इनका बर्थ हुआ था, गुरु नानक देव। Which of the following place is not connected with Guru Nanak Dev? आनंदपुर साहिब, करतारपुर, तालवंडी या सुल्तानपुर लोधी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर लोधी। करतारपुर, तालवंडी और ये आनंदपुर साहिब, ये सारे हैं जो गुरु नानक जी से रिलेट करते हैं। सॉरी, ये सुल्तानपुर लोधी नहीं, आनंदपुर साहिब इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है आपका आनंदपुर साहिब, क्योंकि जो आनंदपुर साहिब है
आनंदपुर साहिब है जो आपका, वो गुरु तेग बहादुर के द्वारा सर्च किया गया था। आनंदपुर साहिब, इसको जो फाउंड किया गया था गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर ने इसे फाउंड किया था आनंदपुर साहिब को। तो जो एक बार और देख लेते हैं, गुरु नानक के लाइफ और वर्क से जो रिलेट है वो है करतारपुर, तालबंडी और सुल्तानपुर लोधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। द खालसा पंथ वाज फाउंडेड बाय, जो खालसा पंथ था उसे फाउंड किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ को इंट्रोड्यूस किया था, फाउंड किया था। Who laid the foundation of Sri Harmandir Sahib at अमृतसर, जो फाउंडेशन स्टोन है हरमिंदर साहिब का अमृतसर में किसके द्वारा रखा गया था, वो थे मियाँ मीर। मियाँ मीर ने फाउंडेशन रखा था श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो फाउंडेड दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही किसके द्वारा खोजा गया था, ये एक तरफ का रिलीजन था, ये खोजा गया था अकबर के द्वारा। इस रिलीजन में जितने भी रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, सबको फ्रीडम था कि आप आइए और साथ में मिलकर हम ऐसा रिलीजन बनाते हैं जो सारे रिलीजन को फ्रीडम दे। इसका एम था अकबर का ये, कि हम जो रिलीजन में के कारण जो इतनी लड़ाई होती थी वो ना हो, और हम एक ऐसा रिलीजन बनाए जिसमें हर जगह शांति रहे। मगर ये चला नहीं ज़्यादा दिन। नेम द इन्वेडर हु डिस्ट्रॉय द सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने वाला था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने इसे डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इवेंट इज कमेमोरेटेड बाय द हिजरी कैलेंडर इन इस्लाम, जो इस्लाम का हिजरी कैलेंडर है वो किस इवेंट को कमेमोरेट करता है, वो है आपका माइग्रेशन ऑफ प्रोफेट, जो प्रोफेट का माइग्रेशन है उसके बारे में हिजरी कैलेंडर जो है वो कमेमोरेट करता है इस्लाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, अकबर इनवॉस, कोर्ट जो हिस्टोरियन था वो था आपका अबुल फजल। अबुल फजल जो था वो था कोर्ट हिस्टोरियन। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 104 ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद लग रहा है मेरा कंटेंट तो उसे लाइक भी करके कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ मैंने मिस्टेक करी है या फिर कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है तो भी इस चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और आगे भी ऐसे कंटेंट अभी और हैं मैंने बना के रखे हैं, और भी आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।